हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। आज बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं, क्योंकि हमारे ही साथ के कुछ अभ्यर्थी हैं लोक सेवा आयोग के, जिनका आंदोलन लोक सेवा आयोग के खिलाफ चल रहा था और उसी में थोड़ा मैं बिजी था, इसलिए आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और आज से फिर से आपकी क्लास रेगुलर होगी, या तो रेगुलर होगी या तो एक दिन गैप करके आपकी क्लास डेली होती रहेगी। इधर लगन का भी सीजन आ गया है, थोड़ा बहुत कभी कभी गैप हो सकता है, लेकिन रेगुलर क्लास चलाने की कोशिश मैं अपनी तरफ से करूंगा। इसी तरह से आप लोग अपना भरोसा मेरे ऊपर बनाए रखिए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने हिंद यूनानी शासकों का जो आक्रमण भारत पर हो रहा है उसमें 4 कुलों के बारे में पढ़ा। एक हमने पढ़ा हिंद यूनानी, उसके बाद हमने पढ़ा शकवंश और उसके बाद पहलव के बारे में हमने जाना, लेकिन जो चौथा है कुषाण वंश, आज हम उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहलव के बाद भारत पर जो शासन किया था हिंद यूनानियों में, वो कौन था? कुषाण वंश। वास्तव में जो कुषाण वंश है, कुषाण वंश के लोग कौन थे? तो ये थे सर यूची जनजाति। क्या है? यूची जनजाति। ठीक है, यूची जनजाति जो है ये क्या थी सर? ये 5 कबीलों में बटी हुई थी। किस कबीले में? 5 कबीलों में। इन 5 कबीलों में कुषाण एक कबीला था जिसे हम क्या कहते हैं? कुषाण वंश कहते हैं। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कुषाण वंश जो है वो कौन थे? तो कुषाण वंश के लोग क्या थे? यूची जनजाति के 5 कबीले थे। उन 5 कबीलों में एक कबीला था जिसका नाम था कुषाण। ठीक है, 5 कबीलों में से एक कौन थे? कुषाण। ठीक है, कुषाण वंश की स्थापना की बात की जाती है तो सर स्थापना जो है इसकी पहली ईस्वी से लेके 4वीं ईस्वी तक, पहली ईस्वी से प्रारंभ होती है और 4वीं ईस्वी तक इनका क्या होता है? शासनकाल चलता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न, कुषाण वंश कब आया? पहलव के बाद जो वंश आता है वो कुषाण वंश है। और कुषाण वंश को कुषाण वंश क्यों कहते हैं? तो कुषाण वंश को कुषाण वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि कुषाण वंश यूची जनजाति के लोग थे। यूची जनजाति के 5 कबीलों में से एक कबीला था जो कौन थे? कुषाण थे। ठीक है, और इन्हीं यूची जनजाति को हम तोखरी के नाम से भी जानते हैं। तो 3 प्रश्न, कुषाणों को हम यूची जनजाति के नाम से जानते हैं, कुषाणों को हम तोखरी के नाम से भी जानते हैं। तो 3 प्रश्न यहां से बन गए कि पहलव के बाद जो वंश है वो कौन सा है? वो कुषाण वंश है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कुषाण वंश, कुषाण कौन थे? तो कुषाण लोग जो हैं वो यूची जनजाति के 5 कबीलों में से एक कबीला था जिसका नाम था, वो कौन सा कबीला है? कुषाण वंश था। ठीक है, स्थापना इसकी बात करें तो स्थापना 1ली और 4वीं शताब्दी, 3री शताब्दी के बीच जो है, 3री शताब्दी के बीच, 3री शताब्दी, ठीक है, 3री शताब्दी तक इसका क्या है? विस्तार है। ठीक है, फिर पूछता है कि इनका जो शासन है, किनका? कुषाणों का शासन। अगर हम शासन की बात करें तो उत्तर भारत, अफगानिस्तान व पाकिस्तान तक, उत्तर भारत, अफगानिस्तान व पाकिस्तान तथा मध्य एशिया तक विस्तार। ठीक है, ऑप्शन ए है
कि कुषाण वंश का जो शासन काल है कहां से कहां तक है। तो कुषाण वंश जो है बच्चा, ये उत्तर भारत में शासन करते हैं, ये अफगानिस्तान में शासन करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, और इनका विस्तार मध्य एशिया तक इनका विस्तार है। उत्तर भारत से लेके मध्य एशिया का जो भाग है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भाग है, इस पे किसका वंश का शासन था उस समय? इस समय कुषाण वंश का शासन था। तो शासन की बात हो गई। उत्तर भारत से लेके मध्य एशिया तक जो शासनकाल था, इनका शासनकाल था। ठीक है, तो कुषाण वंश के बारे में जान रहे हैं। अब हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन आता है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक की बात करें, संस्थापक तो इसके संस्थापक है बच्चा कुजुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस के द्वारा यूची जनजाति के 5 कबीलों में से कुषाण एक कबीला था। तो कुजुल कड़फिसेस जो है कुषाण वंश का ही था, और इसी कबीले का होने के नाते इसने क्या किया? कुषाण वंश की क्या कर रहा है? स्थापना कर रहा है। ठीक है, इसका कार्य क्या था? इसका प्रमुख कार्य क्या था? छोटे छोटे कबीलों को आपस में मिलाकर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना। ठीक है बच्चा, तो कुजुल कॉन्फिडेंस ने क्या किया? छोटे छोटे जो उस समय के कबीले थे उनको क्या किया? आपस में मिलाया, और किसकी स्थापना कर रहा है? और यह स्थापना कर रहा है कुषाण वंश की, मतलब एक साम्राज्य की स्थापना कर रहा है। और ये 5 कबीलों में से एक साम्राज्य था, उसमें कौन थे? कुषाण थे, उनकी जो है स्थापना करता है। तो इतना इनके बारे में जानना है, उससे ज़्यादा नहीं जानना है। तो पहले से 3री शताब्दी के बीच में इसका विस्तार है। तो कुजुल कड़फिसेस इसके संस्थापक है। उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति है वो है विम कड़फिसेस। विम कड़फिसेस कौन है बच्चा? विम कड़फिसेस। अगर हम विम कड़फिसेस की बात करें तो विम कड़फिसेस क्या होंगे? उत्तराधिकारी होंगे। किसके? कुजुल कड़फिसेस के उत्तराधिकारी कौन है? विम कड़फिसेस। दूसरे जो शासक हैं कुषाण वंश के, उनका नाम है विम कड़फिसेस। अर्थात कुषाण वंश के दूसरे शासक विम कड़फिसेस, और ये उत्तराधिकारी किसके हैं? कुजुल कड़फिसेस के उत्तराधिकारी हैं। ये क्या कहलाएंगे? विम कड़फिसेस। ठीक है, लिख सकते हैं द्वितीय शासक। ठीक है, अगर हम विम कड़फिसेस की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो इनके समय में कुषाण वंश में व्यापार व संस्कृति का क्या हो रहा है बच्चा? आदान प्रदान। ठीक है, तो विम कड़फिसेस के शासनकाल में क्या हो रहा है? कुषाण वंश में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दूसरे देशों के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और ये क्या कर रहे हैं? साम्राज्य का धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं। तो पहला काम क्या किया? कुजुल कड़फिसेस ने किया बच्चा। कुजुल कड़फिसेस ने छोटे छोटे जो जनजाति कबीले थे उनको मिलाकर एक साम्राज्य की स्थापना कर दिया, जिसका नाम है आज कुषाण वंश।
जैसे ही उसका उत्तराधिकारी कौन आता है, विम कडफिसेस आता है, तो उसके समय में क्या होता है, ये क्या है, उत्तराधिकारी है, तो इसके समय में कुषाण वंश में क्या होता है, व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश के बीच होता है। तो इनके बारे में भी हम क्या करेंगे, इतना ही जानेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है, बस इतना जाने कि द्वितीय संस्थापक दूसरे जो शासक हैं कुषाण वंश के वो कौन है, विम कडफिसेस है, और पहले शासक कौन है कुषाण वंश के, वो है कुजुल कडफिसेस। ठीक है, लेकिन कुषाण वंश के बाद स्क्रीनशॉट लेके इसका आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, इसी कुषाण वंश में एक शासक है जो कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक जो है वो कौन है सर, वो है कनिष्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ही रिलेटेड प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वनडे हो चाहे वो अपर लेवल का पीसीएस से लेके यूपीएससी तक के एग्जामों में कनिष्क के बारे में प्रश्न जरूर ही आता है कुषाण वंश से। तो बस इतना जानना है कि जो शुरुआत वाले जो दो हैं कुजुल कडफिसेस और विम कडफिसेस, उनके बारे में जितना जानना था हमने जान लिया, लेकिन कनिष्क के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं इनको, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली शासक। क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, तो आंसर में क्या होगा बच्चा, कनिष्क है। ठीक है, कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली शासक है। तो बच्चा कैसा लग रहा है ये क्लास, ठीक है, ठीक है, सबसे शक्तिशाली का शासक है कनिष्क। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत की शुरुआत की, और इसी को हम जानते हैं बच्चे, इसी को हम जानते हैं संवत चलाया, जिसे हम जानते हैं बच्चा शक संवत। शक संवत भारत सरकार के द्वारा मान्य है। ठीक है, 78 प्रश्न ये भी पूछ सकता है, शक संवत क्या है, 75 ईस्वी, 78 ईस्वी, 74 ईस्वी, 73 ईस्वी, तो आप ऑप्शन पर टिक करेंगे 78 ईस्वी। शक संवत किसके काल का है, तो शक संवत जो है कनिष्क के काल में शक संवत चल रहा था। एक चीज मैंने बताना भूल गया, जो उस समय कुषाण वंश की स्थापना हो रही है, तो इसकी राजधानी के बारे में बता दें अगर, तो राजधानी है इनकी, राजधानी, दो राजधानियां हैं बच्चा इनकी, एक है पुरुषपुर, जिसे वर्तमान में पेशावर कहते हैं, पेशावर। ठीक है, दूसरी जो राजधानी है इनकी वो कौन सी है, मथुरा है। तो प्रश्न पूछता है कुषाण वंश में कितनी राजधानियां का जिक्र है, तो कुषाण वंश में दो राजधानियां हैं, एक है पुरुषपुर और दूसरा जो है मथुरा। पुरुषपुर अर्थात वर्तमान में पेशावर जो कि अब पाकिस्तान में है, वो तो पुरुषपुर राजधानी होती है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा राजधानी होती है मथुरा होती है।
और कनिष्क के समय में ही शक संवत प्रारंभ हुआ। शक संवत का जो समय काल है वो क्या है बच्चा, 78 ईस्वी, जो भारत सरकार के द्वारा अभी भी मान्य किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कनिष्क के समय के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। मैंने बोला ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कनिष्क, तो कनिष्क को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इनको डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। कनिष्क के काल की, कनिष्क के काल की महत्वपूर्ण विशेषताएं ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें जो पहली विशेषता है बच्चा, वो कौन सी है, वो विशेषता है धार्मिक विशेषता। ठीक है, अगर हम धार्मिक विशेषताओं की बात करें किसके काल में, कनिष्क के काल में, अगर हम धार्मिक विशेषताओं की बात करें तो इसके काल में सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो क्या मिल रहा है, बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन। ठीक है बच्चा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसको ऐसे वैसे ही नोट करिए कि जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है बस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण। मुझे बहुत पीएचडी नहीं करानी है आपको कि इतिहास में, प्राचीन इतिहास में आप पीएचडी कर लें। जितना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही हम चल रहे हैं। तो ठीक है, तो विशेषताओं की बात करें, धार्मिक विशेषताओं की, तो बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन किसके काल में मिलता है, कनिष्क काल में बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। और एक ही पढ़ाया था, जब बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ाए थे तो बताया था तो चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो किसके काल में हो रही है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो कुंडलवन कश्मीर में किसके शासन काल में हो रही है, तो कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क काल में क्या हो रहा है, इसके चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन पहले ही पढ़ा चुका आपको। कहाँ पे हो रहा है बच्चा, कुंडलवन कश्मीर में। पहले ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र के द्वारा क्या हो रहा है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हो रहा है। तो इससे प्रतीत हो रहा है कितना बड़ा अनुयायी है ये किसका, बौद्ध धर्म का, और इसी के समय में बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है बच्चा, तो बच्चों आज ताबड़तोड़ हम पढ़ रहे हैं कुषाण के बारे में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, चाहे वो यूपीपी है, चाहे वो यूपीएसआई है, चाहे कोई भी एग्जाम है, उससे कनिष्क के प्रश्न जरूर आते हैं। तो विश्वास बनाए रखिए, आपको कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए और नोट जरूर बनाइए। ठीक बच्चा, चलिए धार्मिक विशेषताओं में कनिष्क की बात करें तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान, इन्वर्टेड कॉमा में, संप्रदाय का, महायान संप्रदाय का क्या है बच्चा, का अनुयायी। ठीक है, तो तीसरी धार्मिक विशेषता है वो क्या है कि ये है महायान, किसका, बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का क्या है बच्चा, ये अनुयायी है। कौन है, कनिष्क। और इसी के काल में चौथी बौद्ध संगीति होती है और इसमें बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो ये धार्मिक विशेषता है किसके काल की, ये धार्मिक विशेषता है कनिष्क के काल की। जो दूसरी विशेषता है बच्चा वो है
वास्तुकला व कला के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो कनिष्क के काल की वास्तुकला और कला की जब बात करते हैं बच्चा, तो इसके काल में स्तूपों व मठों का विकास होता है। ठीक है, और इस समय जो महत्वपूर्ण स्तूप है कौन है? कनिष्क का स्तूप, कनिष्क स्तूप। ठीक है, तो कनिष्क के शासनकाल में वास्तुकला की जब बात करेंगे तो उस समय स्तूप और मठों का निर्माण हो रहा है, जिसमें कनिष्क का जो स्तूप है काफी महत्वपूर्ण स्तूप है। इसी के शासनकाल में कला की जब बात करते हैं तो इसी के शासनकाल में दो कला विकसित हो रही है। एक है गांधार कला बेटा, गांधार कला व मथुरा कला। ठीक है, कनिष्क के काल में किन कलाओं का विकास हो रहा है? तो गांधार कला और मथुरा कला का विकास इसी के शासनकाल में बच्चा हो रहा है। वो कौन है? वो है कनिष्क के शासनकाल में। तो प्रश्न अगर आ जाए कुषाण वंश में किसके शासनकाल में गांधार व मथुरा कला का विकास हो रहा है? तो गांधार और मथुरा कला का विकास कुषाणों में कनिष्क के शासनकाल में हो रहा है। ठीक है, प्रश्न पूछा मथुरा कला और गांधार कला के विकास के संबंध में निम्न में सत्य है। मथुरा कला का विकास कुजूल कटफिसेस के काल में हुआ था। दूसरा है गांधार कला का विकास जो है वो कनिष्क के काल में होता है। तो दूसरा सही तो होगा, लेकिन पहला सरासर गलत होगा, क्योंकि मथुरा कला और गांधार कला का जो विकास हो रहा है बच्चा वो किस काल में हो रहा है? कनिष्क के शासनकाल में हो रहा है। तो प्रश्न की प्रवृत्ति कैसे बनेगी वो एग्जामिनेशन पे डिपेंड करता है, किस एग्जामिनेशन में प्रश्न बनाया जा रहा है। तो कठिन आसान जो है इसके आधार पर बनाया जा सकता है। फैक्ट वही है, डेटा वही है, वंश वही है, लेकिन एग्जामिनेशन कैसा है उस हिसाब से प्रश्नों का जो प्रारूप है वो क्या हो रहा है बच्चे? बदलता चला जाएगा। ठीक है बच्चा, तो हम बात कर रहे थे वास्तुकला एवं कला की। कनिष्क काल में एक चीज और विकसित होती है, सिक्के। ठीक है बच्चा, सिक्कों का भी विस्तार हो रहा है। सिक्के, तीसरा जो बच्चा है वो है सिक्के। सिक्के, ठीक है, कह सकते हैं कनिष्क के काल में सबसे ज्यादा क्या सोने व चांदी के सिक्कों का विकास हो रहा है। सोने व चांदी के सिक्कों का प्रचलन, ठीक है, किसके काल में? कनिष्क के काल में सबसे ज्यादा सोने व चांदी के सिक्कों का प्रचलन होता है। तो प्रश्न आएगा सबसे ज्यादा सोने व चांदी के सिक्कों का प्रचलन किसके काल में हुआ है? तो सबसे ज्यादा सोने और चांदी के सिक्कों का प्रचलन कनिष्क के काल में देखने को मिलता है। ये चीज क्लियर हो गई आपके पास। दूसरी विशेषता इनके सिक्कों में थी, तो कनिष्क की चित्र, कनिष्क के चित्र व देवी देवताओं के चित्रों का अंकन मिलता है। ठीक है, तो कनिष्क के काल में जो सोने और चांदी के सिक्के चल रहे हैं उसमें कनिष्क का चित्र एवं
देवी देवताओं के चित्रों का जो बच्चा वो है अंकन मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है जो कनिष्क काल के सिक्के हैं वो किस धातु के बने थे, अगर प्रश्न पूछ दिया तो कनिष्क काल के जो सिक्के हैं वो सोने और चांदी के बने थे, और उस पे जो अंकन मिलता है बच्चा, उस पे जो अंकन मिलता है वो मिलता है देवी देवताओं का अंकन मिलता है, या दूसरा कहें तो कनिष्क के चित्र का अंकन मिलेगा उनके सिक्कों पर, कनिष्क के काल के सिक्कों पर। ठीक है बच्चा, यहां तक क्लियर हुआ? इतना जान लेंगे सिक्कों के बारे में। तो चौथी विशेषता है बच्चा इनके बारे में, वो है राजनीतिक विस्तार। राजनीतिक विस्तार, ठीक है। कनिष्क काल में राजनीतिक जो विस्तार है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये विस्तार कहां तक हो रहा है बच्चा? मध्य एशिया से गंगा के मैदान तक, ठीक है। जो कुषाण वंश का साम्राज्य है उसका विस्तार हो रहा है किसके काल में? कुजुल कटफिशेस और भीम कटफिशेस के बाद जो विस्तार सबसे ज्यादा हो रहा है वो किसके काल में हो रहा है? कनिष्क के काल में हो रहा है। कहां से कहां तक? मध्य एशिया से लेकर गंगा के मैदान तक इनके क्या हो रहा है? इनका विस्तार हो रहा है। इनके ही काल में व्यापार व संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा किसके काल में मिल रहा है? तो कनिष्क के काल में सबसे ज्यादा व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, और इसी काल में विस्तार भी हो रहा है, साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। तो इसलिए कनिष्क जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करेंगे। जब महत्वपूर्ण विशेषताओं की जब बात हम किए तो प्रश्न आ गया कि धार्मिक विशेषता, उनके उस समय की वास्तुकला के बारे में बात किए, उस समय के सिक्कों के बारे में बात किए, और उस समय के राजनीतिक विस्तार के बारे में बात किए, ठीक है। तो चौथा विशेषता है उस समय की रचना है। तो महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करेंगे, महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करेंगे बच्चा। महत्वपूर्ण रचना, तो उसमें पहला है वसुमित्र के द्वारा महाविभास सूत्र की रचना की जा रही है। दूसरी रचना की जा रही है अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र की, और तीसरी रचना है नागार्जुन के द्वारा क्या हो रहा है बच्चा? तो नागार्जुन के द्वारा माध्यमिक सूत्र की रचना की जा रही है। माध्यमिक सूत्र, तीन रचनाएं कनिष्क के काल की बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो तीन रचनाएं इस प्रकार हैं। वसुमित्र के द्वारा महाविभास सूत्र की, जबकि अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र की, और नागार्जुन के द्वारा माध्यमिक सूत्र की जो रचना की जा रही है। जो महाविभास है इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये महाविभास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं, ठीक है। प्रश्न आ गया, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहते हैं? तो बौद्ध धर्म का जो विश्वकोश है वो क्या है? महाभास सूत्र। महाविभास सूत्र जो है वो क्या है? बौद्ध धर्म का क्या है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश है। किसने लिखी? वसुमित्र के द्वारा लिखी।
फिर आता है बुद्ध चरित्र, और बुद्ध चरित्र जो अश्वघोष है वो कौन है? ये हैं कनिष्क के राज्य कवि। प्रश्न पूछा कनिष्क के राज्य कवि कौन? तो कनिष्क के जो राजकवि हैं अश्वघोष है, कनिष्क के राजकवि कौन है? वसुमित्र हैं। और आता है नागार्जुन माध्यमिक सूत्र के नाम से रचना की गई, और इसमें सापेक्षता के सिद्धांत की बात की गई। सापेक्षता के सिद्धांत की बात के सिद्धांत, तो सापेक्षता का सिद्धांत माध्यमिक सूत्र में दिया गया है। रचना किसके द्वारा की गई है? नागार्जुन के द्वारा की गई है। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं, आइंस्टीन कहते हैं। तो प्रश्न पूछा बच्चे कि भारत के आइंस्टीन का संज्ञा किसको दी जाती है? तो भारत का आइंस्टीन जो है बच्चा वो कौन है? वो है नागार्जुन को। और इनकी रचना है माध्यमिक सूत्र, और इसमें क्या है? ये है सापेक्षता का सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो कनिष्क का जो शासन काल है विभिन्न विशेषताओं से परिपूर्ण है, जिसमें हम धार्मिक विशेषताओं के बारे में बात किए, जिसमें हम वास्तुकला एवं कला की बात किए, इसी में हम उस समय के जो प्रचलित सिक्के हैं उनके बारे में बात किए, इसी समय में उनके राजनीतिक विस्तार के बारे में बात किए, जो कि मध्य एशिया से कहाँ तक फैला हुआ विस्तार है उनका? मध्य एशिया से लेकर गंगा के मैदान तक का है। इन्हीं के समय में कुछ रचनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, किसी तरह से मिलाने वाले प्रश्न बन सकते हैं। इसमें दे सकता है वसुमित्र महाविवाह सूत्र, फिर दे सकता है अश्वघोष महाविवाह सूत्र, तो गलत हो जाएगा। तो अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना की जाती है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आता है कि जो मृत्यु हो जाती है कनिष्क की, ऐसा माना जाता है, कोई फैक्ट फिक्स नहीं है ये, तो अगर हम मृत्यु की बात करें तो कनिष्क की मृत्यु जो है माना जाता है कि 102 ईस्वी में कनिष्क की क्या हो रही है? मृत्यु हो जा रही है। तो कनिष्क की मृत्यु के बारे में जानकारी अभी परिपूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है जो कनिष्क की मृत्यु है बच्चा वो 102 ईस्वी में हो रही है। जब कनिष्क की मृत्यु हो जाती है तो कुषाण वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे। प्रश्न पूछता है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है? तो बात करेंगे कुषाण वंश के अंतिम शासक की बात। तो कुषाण वंश का अंतिम शासक, तो कुषाण वंश का अंतिम शासक है बच्चा वासुदेव। ठीक है, पहला कुजूल कटफिसेस संस्थापक और अंतिम शासक कौन है? वासुदेव। कुषाणों को एक नाम से जाना जाता था देवपुत्र, देवता का पुत्र, देवपुत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कुषाण को देवपुत्र के नाम से जाना जाता था। और जो उपाधि देवपुत्र की है किसके द्वारा दी गई? तो जो देवपुत्र की उपाधि है किसके द्वारा दी गई बेचा? चीनियों के द्वारा दी गई। ठीक है, कुषाणों को देवपुत्र की उपाधि किसके द्वारा दी गई? वो चीनी लोगों के द्वारा दी गई। तो यहां तक जब मैंने पढ़ा, हमने आपको बताया ये कुषाण वंश था, और कुषाण वंश यहां पे समाप्त होता है। एक बार रिवाइज करेंगे। कुषाण वंश स्टार्ट होता है, किसके बाद आता है? पहलव के बाद आता है। हिंद यूनानी आक्रमण में जब एक तरह से क्या कहते हैं बैक्टीरिया का जो विद्रोह होता है, विद्रोह में क्या होता है? 4 भागों में हिंद यूनानी बट जाते हैं। 4 भागों में बंटने के कारण 4 भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है हिंद यूनानी, दूसरा शक होता है, तीसरा क्या है? पहलव, जिसे पार्थियन कहते हैं। तत्पश्चात जो चौथा जो होता है वो क्या कहलाता है? कुषाण कहलाता है। उसी के बारे में हम जानने। कुषाण जो है वो
यूची जनजाति है, उनके 5 कबीले हैं। 5 कबीलों में से एक कबीला है जिसका नाम कुसाड़ है, और उसके संस्थापक कौन है बच्चा? उसके संस्थापक हमारे हैं कुजुल कटफिसेस। उसके बाद जो दूसरे संस्थापक हैं वो भीम कटफिसेस हैं। तो सबसे शक्तिशाली शासक की बात की जाए तो सबसे शक्तिशाली एवं प्रसिद्ध शासक जो है वो कौन है बच्चा? कनिष्क है। और अंतिम शासक की बात किया जाए उनके वासुदेव के बारे में बात करेंगे। तो इतनी विशेषताएं पढ़ी, धार्मिक विशेषताओं के बारे में जाना, कनिष्क जो शक्तिशाली शासक है, कनिष्क धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विशेषताओं के बारे में जाना, वास्तुकला एवं कला के बारे में जाना, एवं रचनाओं के बारे में हमने डिटेल में जानकारी ली। तो और ज़्यादा इससे प्रश्न कोई नहीं पूछता है, बस इतना ही अगर आप पढ़ के अपना नोट्स बना के रिवीजन करते रहें तो कनिष्क के समय में या कुषाण वंश के समय का जो प्रश्न है उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। शक संवत किस ईस्वी में? 78 ईस्वी में। किसके समय का शक संवत है? तो कनिष्क के समय में शक संवत। चौथी संगीति बौद्ध संगीति कब कराई गई थी? प्रथम ईसा पूर्व में ईस्वी में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ पे? कुंडनवल कश्मीर में। यहाँ तक आप समझ में आया होगा। तो आशा कर रहा है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो यहाँ पे आज कुषाण वंश समाप्त हुआ। जब हम पढ़े थे मगध में मौर्योत्तर काल की जब बात कर रहे थे, 2 भागों में बड़ा था। एक ब्राह्मण साम्राज्य के उधर उत्थान हो रहा था, दूसरा हिंद यूनानियों का आक्रमण हो रहा है, यूनानियों के बाद हिंद यूनानियों का, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाणों का बात हो गई। अब जो साम्राज्य खत्म हुआ मगध, इसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे। तो जो आगे की क्लास होगी वो किस पे होगी बच्चा? एक गुप्त काल पे होगी। तो गुप्त काल के बारे में हम बात करेंगे, गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। 1 से 2 वीडियो, 3 वीडियो, जितने वीडियो आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे ही पढ़ाएंगे, लेकिन अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे, न कि जल्दी जल्दी हम भाग के पढ़ाएंगे। तो इसी तरह आप लोग अपना भरोसा हमारे ऊपर बनाए रखें। और जो इम्पॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न ये भी ऐसा नहीं है कि आप प्री के लिए ही पढ़ रहे हैं। यदि प्रश्न दिया जाए कुषाण वंश क्या है और कनिष्क के शासनकाल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए 200 शब्दों में, तो हमको लगता है कि इतना डिटेल में पढ़ाया जा चुका है कि आप लोग उनके समय की बातों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट प्री और मेंस दोनों के लिए है, लेकिन जो फैक्चुअल डेटा है वो प्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जामिनेशन में पूछता है। प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी। कोशिश ये है कि आने वाले 2-4 दिनों में एक सरप्राइज मिलेगा। आपकी मैथ की क्लासेस भी जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं 2-4 दिनों में। तो साथ साथ जीएस और मैथ दोनों चलेगा आपका, बीच बीच में रीजनिंग चलेगी। तो एक पूरा पैकेज बिना किसी शुल्क के आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये तभी संभव है जब आप अपना भरोसा हमारे ऊपर रखेंगे। बहुत सारे चैनल्स हैं, यद्यपि बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन एक बार भरोसा रखिए कि आपके एग्जामिनेशन को क्लियर हमारे चैनल के द्वारा कराया जाएगा, अच्छे मार्गदर्शकों के द्वारा। ठीक है, और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसे आप सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ उन बच्चों तक शेयर करिए जिसको इसकी ज़रूरत है। तो लगातार इस पर क्लासेस चलेंगी, बिल्कुल निःशुल्क, कोई भी शुल्क दिया नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं, क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।